डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी में आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्लांट सक्सेशन, जिसको हिंदी में पादप अनुक्रमण कहते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये कम्युनिटी के चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न समुदाय वृद्धि करके विकसित होते हैं। उसके बाद इसमें प्रजनन होता है, जीर्ण अवस्था में आते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलती रहती है और इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है कि ये कभी भी स्थिर नहीं होता है। इसी तरह जब पादप समुदाय में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती है, कई तरह के वनस्पति और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो भी एक के बाद दूसरे क्रम में परिवर्तनशील प्रदर्शित होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो है पर्यावरण भी बदलता जाता है, वो भी समय के साथ बदलाव उसमें देखा जाता है। और इसके साथ ही पादप समुदाय और पर्यावरण के मध्य परस्पर क्रियाएं होती रहती है, जिसकी वजह से पादप समुदाय के संरचना और संगठन में बदलाव आता रहता है। कुछ जो पादप समुदाय हैं उसमें जो पेड़ पौधे हैं वह पर्यावरण की स्थानीय अवस्थाओं में बदलाव ले आते हैं और इन बदलाव का क्रम धीरे धीरे बढ़ता रहता है और अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब वह क्षेत्र उस समय उगने वाले पेड़ पौधे या वनस्पति के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है। तो इस तरह दूसरे जो पर्यावरणीय पौधे हैं वह इन एग्जिस्टिंग प्लांट्स का स्थान ले लेते हैं। तो अगर हम समझें इसको, तो प्रकृति में पर्यावरण के बदलाव के साथ साथ पादप समुदायों के अवतरण प्रतिस्थापन की एक जो क्रमबद्ध प्रक्रिया है वह लगातार चलती रहती है। मतलब एक पौधे का एक प्रजाति वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उसके बाद कुछ समय तक वह अच्छे से वहाँ सर्वाइव करती है, जीवन यापन करती है। उसके बाद वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वह उस प्रजाति के लिए अनुकूल नहीं रह जाती है। उस प्रजाति के बाद वहाँ पर दूसरी एक प्रजाति आ जाती है। तो यह जो क्रम है अवतरण का और रिप्लेसमेंट का, यह प्रोसेस चलती रहती है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है तब तक कि वहाँ पर कोई स्थायी चरम पादप समुदाय आकर ना रह पाए। जब तक उसका विकास नहीं होता है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह जो प्रोसेस होती है पादप समुदाय के अवतरण की, उसके प्रतिस्थापन की और उसके बाद जो एक चरम पादप समुदाय वहाँ पर डेवलप होता है, इस पूरी प्रक्रिया को पादप अनुक्रमण कहते हैं। इस प्रकार किसी निर्जन क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालीन एक दिशाई पादप समुदाय परिवर्तन के क्रम को पादप अनुक्रमण कहते हैं। मतलब एक बिल्कुल खाली बैरन लैंड है, बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है, वहाँ पर धीरे धीरे प्लांट्स आते हैं, पहले छोटे प्लांट्स फिर बड़े प्लांट्स। इस तरह से उसमें दीर्घकालीन एक दिशाई जो परिवर्तन होता है, इस क्रम को पादप अनुक्रमण कहते हैं। सर्वोत्तम जो ये अनुक्रमण शब्द है स्वीडन के इकोलॉजिस्ट हर्ट ने इसको यूज़ किया था और उन्होंने इसमें समुदाय में होने वाले क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित परिवर्तन के लिए इस शब्द का उन्होंने यूज़ किया था। समुदाय की गतिकी के अंतर्गत, कम्युनिटी डायनामिक्स के अंतर्गत पादप समुदाय में होने वाले परिवर्तन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और यह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और अनुक्रमण में सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से संचालित होते हैं। इसी प्रकार अनुक्रमण की जो विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करके पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन की कुछ महत्वपूर्ण परिस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यह जो परिस्थितियां हैं ये निम्न प्रकार की हैं। पहली कि विकास की जो प्रक्रिया है उसमें कई तरह की स्टेजेस आती हैं, जिसमें समयानुसार पादप समुदाय की प्रजाति और संरचनाओं में बदलाव होता है, उसकी क्रियाओं में भी बदलाव होता है। यह एक डायरेक्शनल होता है, एक ही दिशाई होता है और उसके परिणाम स्वरूप भविष्य के परिदृश्य का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा है पादप समुदाय की क्रियाशीलता से भौतिक पर्यावरण भी परिवर्तित होता है। पादप अगर वहाँ एक्ट करता है तो उसके आसपास का फिजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होता है और इस पर्यावरण के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही अनुक्रमण होता है। इसीलिए जो पादप अनुक्रमण है वह उसका प्रकार, परिवर्तन की गति, उसकी सीमा और भौतिक पर्यावरण द्वारा ही वह नियंत्रित रहती है। तीसरा है कि स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास अनुक्रमण की प्रक्रिया के अंत में होता है और जिसके फलस्वरूप जो है जीवों के बीच सहजीवी प्रक्रियाएं और उच्चतम जीवभार निरंतर बना रहता है। पादप अनुक्रमण के कारण क्या है, अब हम देखेंगे कि किस वजह से पादप अनुक्रमण होता है।
क्लीमेंट्स के अनुसार पादप अनुक्रमण के जो है 3 मुख्य कारक हैं। पहला, वह कारक जिससे अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मतलब किसी भी निर्जन और अनाच्छादित क्षेत्र पर कोई भी अगर प्रजाति आकर उस पर इन्वेट करती है तो इस वजह से यह प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा, इस निर्जन क्षेत्र में विभिन्न सजीवों का धीरे धीरे आगमन होता रहता है और अनुक्रमण की प्रक्रिया जो है वह प्रारंभ हो जाती है। दूसरे कारक अनुक्रमण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और इससे जीवों का प्रवास, आस्थापन और उसकी प्रक्रिया इत्यादि इसमें शामिल की जा सकती है। तीसरा कारण है कि अंतिम प्रकार के अनुक्रमण की प्रक्रिया में चरम स्थिति आ जाती है, जहाँ पर समुदाय को एक स्टेबलाइजिंग कोज मिल जाता है, एक स्थायित्व प्रदान हो जाता है। तो आच्छादन और निर्जन क्षेत्र में 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से यह क्षेत्र निर्जन रहते हैं। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जब किसी क्षेत्र की जलवायु में अत्यधिक बदलाव आता है तो वहाँ उपस्थित पेड़ पौधे उस जलवायु परिवर्तन को बहुत लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, सूखा, हिमपात, पाला पड़ना। तो उस वजह से वहाँ की जो वनस्पति है वह पूर्णतया नष्ट हो जाती है और वह क्षेत्र निर्जन बन जाता है। इस समय पर इस स्थान पर ऐसे पादप समुदाय विकसित होते हैं जो उस समय की जलवायु के अनुकूल होते हैं। दूसरा है भू आकृतिक कारण है इसके। जब किसी स्थान की स्थलाकृति व मृदा में परिवर्तन के अनुसार अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो ये भू आकृतिक कारण कहलाते हैं। यह निम्न प्रकार है। पहला है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको कि जल के बहाव से, नदियों की धारा, वायु, समुद्र और वर्षा से जल जो है भूमि की ऊपरी परतों को अपरदन हो जाता है, ऊपरी परत हट जाती है, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए ऊपरी परत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अतः इसके हटने के साथ ही वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है और वह क्षेत्र निर्जन हो जाता है। दूसरा है सॉइल डिपोजिशन। इस प्रक्रिया को भी पादप अनुक्रमण का हिस्सा माना जाता है। समुद्र की लहरें नदियों की धारा किनारों पर कई तरह की रेत जमा करती है। पहाड़ों के गिरने से, विशाल हिमखंड के भूस्खलन से, ज्वालामुखी से जो बेयर जो क्षेत्र हैं, अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण होता है। धीरे धीरे इस स्थानों पर मिट्टी का जमाव होने लगता है और जो वनस्पति पहले से उपस्थित है वह वहाँ पर नष्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अनुक्रमण की प्रक्रिया के द्वारा नई वनस्पति आती है। तीसरा कारण है बायोटिक कॉजेस। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण के द्वारा मनुष्य अनेक स्थानों की जो है वनस्पति नष्ट किए जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप नए बैरन क्षेत्र, अनाच्छादित क्षेत्र या निर्जन क्षेत्र बन जाते हैं। अनेक क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बंधे बांधों से वन्य क्षेत्र समाप्त हो गए हैं और बाकी वनस्पति नष्ट हो गई है। यहाँ पर पुनः अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके अतिरिक्त जो अनेक परजीवी पौधे, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि जो है उनके रोगों के संक्रमण के द्वारा भी पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। पशुओं की चराई के द्वारा भी जो लोकल प्लांट्स हैं वह नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से लगातार बैरन भूमि का, अनाच्छादित भूमि का निर्माण होता रहता है। अनुक्रमण के प्रकार क्या है? अनुक्रमण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूर स्थानों से आए हुए नए आवास में स्थापित होने वाले पादप समुदाय को पुरोगामी समुदाय कहते हैं। मतलब जो बिल्कुल खाली जगह में, निर्जन क्षेत्र में, सुनसान क्षेत्र में, अनाच्छादित क्षेत्र में अगर कोई पादप दो स्थान से आकर सबसे पहले जब अपने आप को वहाँ स्थापित करता है, अपने आप को ग्रो करता है वहाँ पे, तो उसको उस जगह की पुरोगामी समुदाय या पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वह पादप समुदाय जो लास्ट में एग्जिस्ट करता है उसको चरम समुदाय कहा जाता है। इसके अंदर प्रारंभिक से लेकर चरण जो समुदाय है उसके बीच में कई क्रमक समुदाय भी आते हैं। इसको सीरियल कम्युनिटीज़ कहते हैं और इस प्रकार की जो समस्त क्रम है इसको संयुक्त रूप से क्रमक कहा जाता है, सेयर कहा जाता है। शुष्क स्थानों में अगर इस तरह की प्रक्रिया होती है तो जो प्रारंभिक है तो उसको सिरार्च कहते हैं या जीरोजियर कहते हैं, और अगर पानी में होती है तो इस तरह की प्रक्रिया को हाइड्रोसियर कहते हैं। लवण क्रमक में अगर होता है तो हेलोसियर कहलाता है और अगर अम्लीय जल में इस तरह की प्रक्रिया होती है तो इसको अम्लीय क्रमक या ऑक्साइलोसियर के नाम से जाना जाता है। मरुक्रमक जो है वह खाली शिलाखंडों और चट्टानों के ऊपर प्रारंभ होता है।
इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। और कई बार बालू में रेत में भी इस तरह की अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसको सेमोस्फीयर कहा जाता है। विभिन्न स्थान पर संपन्न अनुक्रमण की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है द्वितीयक सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। तो प्राथमिक अनुक्रमण क्या है? यह क्रिया पूर्ववर्ती अनाच्छादित या पादप क्षेत्रों में होती है, जैसे कि रेत के टीले, नग्न चट्टानें, नए द्वीप, भूस्खलन और भूकंप के बाद बनी नई झीलें, है ना, और समुद्री परिवेश में समुद्री तटों पर नदियों द्वारा अपरदित मृदा, कोरल चट्टान इत्यादि में यह शुरू होती है। तो यहाँ चार्ट के द्वारा हम देख सकते हैं सक्सेशन कैसे होता है। सबसे पहले जीरार्च और हाइड्रार्च में अगर हम देखें तो जो जीरोफिटिक एरिया है उसमें लिथोस्फीयर और बालूक्रमिक होता है, और जो पानी में है वहाँ पे तीन तरह के पाए जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर, हेलोस्फीयर और ऑक्साइलोस्फीयर। द्वितीयक अनुक्रमण है इस प्रकार में अनाच्छादित क्षेत्र है उसमें पूर्ववर्ती पादप समुदाय नष्ट हो जाते हैं। प्राथमिक में तो क्या है कि वहाँ पर ऑलरेडी उपस्थित नहीं होते हैं और नए सिरे से शुरू होता है। द्वितीयक अनुक्रमण में पहले जो पादप प्रजातियाँ उपस्थित थी वह नष्ट हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर बैरन एरिया का निर्माण हो जाता है, निर्जन क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर पुनर्निर्मित वापस तरह से पुनः इसमें नई पायोनियर स्पीशीज आती है और उसके बाद नई प्रजातियाँ आती है। तो इस तरह के अनुक्रमण को द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है। ये जो कारण है आग या वाटर रिएक्शंस या भूकंप या भूस्खलन इत्यादि के द्वारा वहाँ का जो बैरन लैंड हो जाता है, वहाँ पर पुनः जो स्पीशीज आती है वह द्वितीयक अनुक्रमण का कार्य करती है। प्रारंभिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण जो है वह तीव्र गति से होता है, क्योंकि इसमें पहले से उपस्थित ह्यूमस होती है, मृदा पहले से उपस्थित होती है। तो द्वितीयक अनुक्रमण के जो विभिन्न चरण हैं उसको सबसीयर कहा जाता है और प्राथमिक जो अनुक्रमण है उसके क्रमकों को प्राइसीयर कहा जाता है। पौधे के जो मृत अवशेष हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक उसके ऊपर क्रिया करते हैं और यह भी अपघटन की क्रिया के द्वारा भी अनुक्रमण होता है। इस तरह के अनुक्रमण को सीरियल या सूक्ष्म क्रमक कहा जाता है और इस तरह इसे परपोषी और स्वपोषी अनुक्रमण में भी विभेदित किया जा सकता है। इस तरह से जो टोटल अनुक्रमण है वह परजीवी में भी पाया जाता है, स्वपोषी में भी पाया जाता है। यहाँ पर अनुक्रमण की बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। यह स्टेप बाय स्टेप क्रमक होता है, तो यह स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जो अनुक्रमण है उसके विभिन्न चरण इस प्रकार है। सबसे पहले है अनाच्छादन, न्यूडेशन। पेड़ पौधों से रहित जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको अनाच्छादन कहते हैं। इसमें विभिन्न परिघटनाओं, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, मृदा अपरदन, मिट्टी का जमाव, मिट्टी का कटाव, आग के द्वारा जो एक बैरन लैंड बन जाता है उसको अनाच्छादित भूमि कहते हैं और इस प्रक्रिया को न्यूडेशन कहा जाता है। इन क्षेत्रों में अनाच्छादन होते ही पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सेकेंड है इन्वेजन। इस प्रक्रिया में दूरस्थ स्थानों से विभिन्न प्रकार के पौधे, प्रोपेग्यूल्स, सीड्स कुछ भी तरह स्थानांतरित होकर इन आवास स्थलों में उग जाते हैं। इसमें तीन प्रक्रियाएं होती है। पहला है माइग्रेशन। इसमें जो स्थानांतरित पौधे हैं उस पर बीज, बीजाणु, कायिक संरचनाएं अपने पैतृक आवास से यहाँ पर आगमन करती है और यहाँ पर अपने आप को प्रकीर्णन के द्वारा ये यहाँ पर पहुँचती है। यह प्रकीर्णन के माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु, जल, पशु, मनुष्य इत्यादि। और प्रकीर्णन के द्वारा यहाँ पर विभिन्न कारकों, वायु की दिशा, जल में लवणों की मात्रा और स्थलाकृति के द्वारा भी यह प्रकीर्णन प्रभावित होता है। दूसरा है इकेसिस, अस्थापन। प्रवर्जन के बाद जो नवागंतुक पादप प्रजातियां हैं वह यहाँ पर नवीन परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करती है और सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन करने का, यहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को ढालने का प्रयास करती है। इस प्रक्रिया को इकेसिस कहा जाता है। जब यह प्रक्रिया होती है तो जो पादप इन परिस्थितियों में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, परंतु जो अपने आप को इन परिस्थितियों में समायोजित कर लेते हैं वहाँ उनके बीजों का अंकुरण हो जाता है और सफलतापूर्वक पौधे में वृद्धि कर लेते हैं। तो इस तरह से जो पुराने क्षेत्रों से नए आवास में आए हुए जो नई प्रजाति आती है उसको पायोनियर प्लांट्स या पुरोगामी प्लांट्स कहा जाता है और इनकी जो कम्युनिटी डेवलप होती है उसको पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है। तीसरा है एग्रीगेशन।
धीरे धीरे प्रजनन के द्वारा ये अपने आप को एकत्रित करते रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन डेवलप हो जाती है, समष्टि बन जाती है। इसके बाद इनका एक समूह और समुच्चय के रूप में एकीकरण हो जाता है, तो इसको एग्रीगेशन कहा जाता है। यह जो समुच्चय हैं ये छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, एकल प्रजाति या मिश्रित प्रजाति के भी हो सकते हैं। इस तरह जितना बड़ा समुच्चय का आकार होगा उतना ही बड़ा कम्युनिटी का समुदाय, कम्युनिटी का जमाव होगा और कम्युनिटी का प्रभाव भी उस पर उतना ही बढ़ेगा। इसमें कोई एक प्रजाति स्पीशीज विशेष हो सकती है, डोमिनेंट हो सकती है, एक या दो प्रजाति भी इसमें डोमिनेंट हो सकती हैं। तीसरा है इसमें प्रतिस्पर्धा या सहक्रिया, कंपटीशन या कोएक्शन। जैसे जैसे नई आवास में वह अपने आप को विकसित करते जाते हैं, विभिन्न प्रजातियों के मध्य या सेम प्रजातियों के जीवों के मध्य स्पर्धा होने लगती है। वहाँ जो उन परिस्थितियों में जब पौधे एक दूसरे के पास उग जाते हैं तो विभिन्न प्रक्रियाओं से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसको कोएक्शन कहा गया है। इसी तरह इनमें अपने स्थान के लिए, पोषक तत्वों के लिए, वायु के लिए, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा भी होने लग जाती है। यह प्रतिस्पर्धा एक ही प्रजाति के सदस्यों में हो तो उसको अंतराजातीय कहते हैं, और विभिन्न प्रजाति के सदस्यों के मध्य हो तो उसको अंतर प्रजाति कहा जाता है। जो भी पादप सबल होते हैं वह इस प्रतिस्पर्धा में सफल हो जाते हैं और जीवित रहते हैं और धीरे धीरे प्रजनन करके अपनी वंश वृद्धि करते हैं। परंतु जो इस प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं होते हैं, दुर्बल पादप होते हैं, वह धीरे धीरे समाप्त और विलुप्त हो जाते हैं और उसकी जगह दूसरे पौधे उनको रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया। जैसे जैसे पादप में समूह और में इनकी संख्या में वृद्धि होती जाती है, पादप में आपसी स्पर्धा आ जाती है और बहुलता से उत्पन्न ये पौधे अपनी आवास स्थली के पर्यावरण को भी धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं, इसको रिएक्शन कहा जाता है। इसमें मृत पादप शरीर, उनके अवशेषों के अपघटन, उनके आवास स्थली के मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने लगती है, वहाँ पर जल और खनिज पदार्थों का संचय होने लगता है और वायुमंडल में वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ जाती है, तापमान कम हो जाता है। तो इन बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से जो पूर्वगामी समुदाय है वह धीरे धीरे इसके लिए अनुपयुक्त हो जाता है। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती है तो जो पूर्वगामी समुदाय है उसके लिए ये जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस है वह फेवरेबल नहीं होती है और धीरे धीरे यहाँ पर यह इनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो इनके स्थान पर नए पादप समुदाय इनको रिप्लेस कर देते हैं। तो धीरे धीरे नई प्रजातियाँ समुदाय में प्रविष्ट होने लगती है और नई प्रजातियों भी पूर्व निर्धारित प्रक्रमों के द्वारा आगे अग्रसर होती है और नए समुदायों का गठन करती है। इस प्रकार जो पादप समुदाय है उसकी संरचना और संगठन में धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। लास्ट है चरम अवस्था या स्थायीकरण। अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं से अग्रसर होती हुई अनुक्रमण की क्रिया धीरे धीरे अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है। आक्रमण, प्रवास, स्पर्धा, सहक्रिया, प्रतिक्रिया के पश्चात जब चरम अवस्था आती है तो जो पादप रहित क्षेत्र था, जो अनाच्छादित क्षेत्र था, वहाँ पर पूर्णतया पादप समुदाय विकसित हो जाता है और उसको पादप समुदाय का अवतरण हो जाता है। वहाँ पर इस अवस्था में पादप समुदाय और इस क्षेत्र की जलवायु के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है और फाइनली यहाँ का जो पर्यावरण है वह भी स्थायी हो जाता है और वहाँ पर रहने वाली जो पादप समुदाय की संरचना और संगठन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, क्योंकि यह पर्यावरण के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेती है। इस तरह के समुदाय को चरम समुदाय और वनस्पति को क्लाइमेक्स वेजिटेशन या चरम वनस्पति कहा जाता है और इस अंतिम अवस्था को चरम अवस्था कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट सक्सेशन। प्लांट्स पादप अनुक्रमण, किसी भी बैरन लैंड में पादप अनुक्रमण किस तरह से होता है यह उसके बारे में था। अब हम इसमें आगे इसके प्रमुख उदाहरण देखेंगे जिसमें जलानुक्रमण, शैल अनुक्रमण इत्यादि हम आगे इसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू।